हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का यूनिट नंबर 13 का वीडियो नंबर 1। तो बेटे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 13। और ये यूनिट नंबर 13 का पहला वीडियो है। इससे पहले 12 यूनिट आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 12 तक के सभी यूनिट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे, तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज हम बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 13। और यूनिट नंबर 13 का नाम है एमीन, या हिंदी में भी इसे क्या कहते हैं, एमीन। और कुछ बुक्स में यूनिट नंबर 13 का नाम लिख रखा है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। तो हमारा मेन अटेंशन रहेगा एमीन पर। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एमीन का क्या मतलब होता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एमीन का वर्गीकरण, कि एमीन कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे बेटे एमीन की संरचना, कि एमीन की संरचना कैसी होती है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे एमीन का नामकरण, कि एमीनों का नामकरण हम किस तरीके से करते हैं। उसका सामान्य पद्धति में नाम कैसे लिखा जाता है और आईयूपीएसी पद्धति में नाम कैसे लिखा जाता है। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 13। ठीक है बेटे, तो हम 13 यूनिट आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और यूनिट नंबर 13 का नाम है एमीन, AMINE। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं, यहाँ ऊपर यूनिट का नाम लिखते हैं। आप भी लिखा करो साथ साथ में, यूनिट नंबर 13। और हमारी यूनिट का नाम है एमीन, AMINE। हिंदी में भी इसे एमीन ही कहते हैं। कुछ बुक्स में इस यूनिट का नाम लिखा हुआ है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। तो आप चाहे तो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक लिख सकते हैं या एमीन लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं, चलो, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। अब देखो बेटे, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि एमीन का क्या मतलब होता है। आपको थोड़ा थोड़ा बेटे एहसास हो रहा होगा कि एमीन शब्द निकला है अमोनिया से। अमोनिया का अणु सूत्र क्या होता है, NH3। यदि अमोनिया के हाइड्रोजन एटम को हटा दिया जाए और वहां पर हम जोड़ दें कोई एल्काइल ग्रुप या फिर कोई एराइल ग्रुप, तो इस प्रकार प्राप्त होने वाली स्पीसीज कहलाती है एमीन। क्या कहलाती है बेटे, एमीन। तो सबसे पहले तो हम सीखते हैं कि एमीन का क्या मतलब होता है। एक हेडिंग लिखते हैं एमीन, AMINE। एमीन का क्या मतलब होता है। मैंने आपको अभी बताया है कि अमोनिया के जो हाइड्रोजन परमाणु हैं उनके स्थान पर कोई एल्काइल ग्रुप आ जाए या एराइल ग्रुप आ जाए, तो इस प्रकार प्राप्त होने वाली स्पीसीज कहलाती है एमीन। ठीक है बेटे, तो हम परिभाषा लिख सकते हैं कि अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणुओं के स्थान पर यदि कोई एल्काइल ग्रुप को किससे लिखते हैं, R से। एल्काइल ग्रुप R, या एराइल ग्रुप को प्रेजेंट करते हैं AR से। ठीक है,
आ जाता है, क्या आ जाता है बेटे, या तो कोई एल्काइल ग्रुप आ जाए हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर, या फिर आ जाए कोई एराइल ग्रुप। ठीक है, एराइल ग्रुप तो समझते हो आप। एराइल ग्रुप का मतलब होता है बेंजीन रिंग वाला ग्रुप, जैसे फिनाइल C6H5 आ जाता है। तो इस प्रकार प्राप्त होने वाला यौगिक लिख दो। इस प्रकार प्राप्त होने वाला यौगिक एमीन कहलाता है। एमीन कहलाता है। तो इसे कहते हैं बेटे एमीन, कि हमारा हाइड्रोजन एटम वहां से हट गया है। जैसे मैं आपको सिखाता हूं, मान लो ये हमारा अमोनिया है, NH3 क्या है, अमोनिया। और मैं आपको कह दूं कि यहां से हमने निकाल दिया है एक हाइड्रोजन परमाणु, और जो एक हाइड्रोजन परमाणु निकाला है उसके स्थान पे हमने जोड़ दिया है एक एल्काइल ग्रुप। तो बताओ, R जुड़ा है और नाइट्रोजन था ही, हाइड्रोजन तो दो ही बचेंगे इसके पास, क्योंकि एक जो तीसरा हाइड्रोजन था उसके स्थान पर ही तो आया है R, यानी एल्काइल ग्रुप। तो RNH2 एक एमीन है, ये बेटे एमीन है। और यदि मतलब मैं इसे एमीन लिख सकता हूं यदि मैं आपको कह दूं कि इसके ऊपर फिर दोबारा से एक हाइड्रोजन इसमें से निकाल लो। अभी तो दो हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन निकाल दो और उसकी जगह भी कोई नया एल्काइल ग्रुप जोड़ दो। तो अब कितने R हो जाएंगे, दो। तो RNH ये भी बेटे एक एमीन है। क्या है, ये भी एमीन है। इसमें भी दो हाइड्रोजन की जगह दो एल्काइल ग्रुप आ गए हैं। यहाँ एक एल्काइल ग्रुप आया था, यहाँ दो। अभी तो बेटे इसके पास एक हाइड्रोजन और बचा है। यदि मैं कहूं इस हाइड्रोजन को भी निकालते हैं और इसकी जगह भी जोड़ देते हैं R, यानी एल्काइल ग्रुप, तो अब हो जाएंगे इसके पास एक, दो, तीन एल्काइल ग्रुप और यहाँ बचेगा N। तो ये सारे एमीन है बेटे। RNH2 भी एमीन है, R2NH भी एक एमीन है, और R3N भी एक एमीन है। ये सारे क्या हैं, एमीन। यदि एक हाइड्रोजन परमाणु हटेगा और एक हाइड्रोजन परमाणु की जगह कोई एल्काइल या एराइल ग्रुप आएगा तो वो भी एमीन होगा। और दो हाइड्रोजन परमाणु हटने पर दो एल्काइल या एराइल ग्रुप आएंगे तो वो भी एमीन ही होगा। और तीन हाइड्रोजन परमाणु हटने पर एल्काइल या एराइल ग्रुप आएगा तो वो भी क्या बनेगा, एमीन ही बनेगा। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं, जैसे CH3NH2, देखो RNH2, R की जगह मैंने लिख दिया CH3। तो CH3NH2 एक एमीन है और इसका नाम होता है मिथाइल एमीन, एक कार्बन वाला एमीन, मिथाइल एमीन। ठीक है बेटे, तो मिथाइल एमीन एक एमीन है। और जैसे मैं इसका एक एग्जांपल और दे सकता हूं आपको, C2H5NH2, देखो इसमें भी तो एक ही एल्काइल ग्रुप है। C2H5 को हम क्या कहते हैं, इथाइल। तो इथाइल एमीन भी एक एमीन है। इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो। जैसे मैं आपको कहूं कि CH3 का होल ट्वाइस NH, देखो R2NH ही तो है, तो R की जगह CH3 ले लिया, CH3 का होल ट्वाइस NH। इसे आप कहोगे, क्या कहोगे बेटे, डाई मिथाइल एमीन। इसका नाम है बेटे डाई मिथाइल एमीन। दो है ना मिथाइल ग्रुप, ठीक है बेटे। अच्छा, यदि मैं आपको ऐसे कह दूं कि CH3 हमने तीन जोड़ दिए, तीन CH3, ऐसे तीन एल्काइल ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ट्राई मिथाइल एमीन। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटे, ट्राई मिथाइल एमीन। तो ये सारे किसके उदाहरण हैं, एमीन के उदाहरण हैं। ठीक है बेटे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और दे सकता हूं। मान लो ये हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, यानी एराइल ग्रुप है, और वो जुड़ा हुआ है NH2 से, तो इसे कहते हैं एनिलीन। क्या कहते हैं बेटे, ये एनिलीन होता है, ध्यान रखना है सबको। क्या होता है बेटे, ये एनिलीन।
एनिलीन भी एक एमीन है। तो आपको पता चल गया होगा कि एमीन का मतलब क्या होता है। एमीन का मतलब होता है NH3 का हाइड्रोजन एटम हटाओ और उसकी जगह जोड़ो या तो कोई एल्काइल ग्रुप या तो कोई एराइल ग्रुप। और ऐसा हो सकता है कि आप केवल एक हाइड्रोजन एटम को एल्काइल या एराइल ग्रुप से रिप्लेस करो, 2 को भी कर सकते हो और 3 को भी कर सकते हो। हर एक केस में जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो एमीन ही होगा बेटे। क्या होगा? एमीन। चलो अगले स्टेप पे मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं एमीन्स के वर्गीकरण के बारे में। एमीन्स का वर्गीकरण, एमीनों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन। तो यदि हम एमीन के वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं तो वर्गीकरण आप कई प्रकार से कर सकते हो। कैसे? जैसे नंबर एक हेडिंग बनाता हूं, नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े एल्काइल, ये एल्काइल है ना, व एराइल ग्रुप की संख्या के आधार पर। तो जो आपका नाइट्रोजन परमाणु है उस परमाणु से कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं या कितने एराइल ग्रुप जुड़े हैं, उनकी संख्या के आधार पर हम वर्गीकरण कर सकते हैं एमीन का। ठीक है बेटे। इस आधार पर जो सबसे पहले प्रकार का एमीन होता है नंबर एक, वो होता है प्राथमिक एमीन। क्या होता है बेटे? प्राथमिक एमीन। ऐसे लिखोगे आप हिंदी में, प्राथमिक एमीन। या आप इसे कह सकते हो प्राइमरी को 1 डिग्री भी तो कहते हैं, 1 डिग्री एमीन। अब इसका मतलब क्या है? प्राथमिक एमीन किसे कहते हैं या प्राइमरी एमीन किसे कहते हैं या 1 डिग्री एमीन किसे कहते हैं? इसका मतलब है, देखो ध्यान से मैं लिखते हुए समझा रहा, इनमें नाइट्रोजन परमाणु केवल एक एल्काइल या एराइल ग्रुप से जुड़ता है, या यूं कह दो जुड़ा होता है तो ज्यादा अच्छा लगेगा। केवल एक एल्काइल या एराइल ग्रुप से क्या होता है बेटे? जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, यहां लिखते हैं एग्जांपल। जैसे मैं आपको कह दूं कि CH3NH2 है, तो नाइट्रोजन एटम केवल एक एल्काइल ग्रुप से मिथाइल से जुड़ा है। तो ये नाम तो इसका बताइए आपको क्या है? मिथाइल एमीन। तो मिथाइल एमीन एक प्राइमरी एमीन है क्योंकि नाइट्रोजन एटम केवल और केवल एक एल्काइल ग्रुप से ही जुड़ा है। जैसे इसका एक एग्जांपल और ले सकते हो आप, C2H5NH2। इसमें भी नाइट्रोजन एटम केवल एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, इसलिए इसे भी हम कहेंगे प्राइमरी एमीन या प्राथमिक एमीन। इथाइल एमीन इसका नाम है, इथाइल एमीन। तो मिथाइल एमीन और इथाइल एमीन या कोई सा भी एल्काइल एमीन जिसमें केवल एक एल्काइल ग्रुप होता है जुड़ा हुआ नाइट्रोजन परमाणु से, ऐसे एमीन को हम कहते हैं प्राथमिक एमीन। ठीक है बेटे। और एक बात बताता हूं आपको, ध्यान से समझना, ये जो RNH2 होता है ना भाई, R ही तो है, ये भी R है, ये भी R है। जो RNH2 होता है इस तरह, यानी प्राइमरी एमीन, इसमें ये जो NH2 ग्रुप होता है ना, इस ग्रुप को हम कहते हैं एमिनो ग्रुप, AMINO। ये कौन सा ग्रुप होता है? एमिनो ग्रुप के नाम से पुकारा जाता है। ये चीज थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है कि इसे हम पुकारते हैं एमिनो ग्रुप के नाम से।
तो ये तो हो गया प्राथमिक एमीन। नंबर 2 जो होता है उसे कहते हैं द्वितीयक एमीन। द्वितीयक एमीन, या आप इसे कह सकते हो सेकेंडरी एमीन, या सेकेंडरी नहीं लिखना है तो 2 डिग्री लिख दो, 2 डिग्री एमीन। नाम से ही पता चल गया होगा आपको इसमें क्या समझेंगे हम, क्या लिखेंगे। तो इनमें नाइट्रोजन परमाणु केवल एक एल्काइल या एराइल ग्रुप से जुड़ा होता है। ये सेकेंडरी है तो 2 से ही तो जुड़ा होगा। इनमें नाइट्रोजन परमाणु 2 एल्काइल या एराइल ग्रुप से जुड़ा होता है। ठीक है बेटे, 2 एल्काइल या एराइल ग्रुप से जुड़ा होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, देखो जरा यहां समझते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैं आपको कहूं कि CH3 है, एक और CH3 है, और ये जुड़े हुए हैं नाइट्रोजन एटम से, और यहाँ है H। तो इसका नाम देखो डाई मिथाइल एमीन है। क्या नाम है इसका? डाई मिथाइल एमीन। और डाई मिथाइल एमीन एक सेकेंडरी एमीन है क्योंकि नाइट्रोजन एटम 2 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ठीक है बेटे। अच्छा, यदि मैं आपको कह दूं कि एक तो कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि एक तो मिथाइल है और एक है इथाइल ग्रुप, ये दोनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग तरह के हैं, तो ये भी सेकेंडरी एमीन ही है। यदि दोनों एल्काइल ग्रुप एक जैसे हैं तो भी सेकेंडरी एमीन है, और दोनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग तरह के हैं तो भी ये सेकेंडरी एमीन है, क्योंकि 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। सवाल ये होता है कि इसका नाम मिथाइल इथाइल एमीन लिखना चाहिए या इथाइल मिथाइल एमीन लिखना चाहिए। तो हमें चलना चाहिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यानी कि ABCD के क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला का ABCD का क्रम। E पहले आता है, M आता है बाद में। तो इसका सही नाम है इथाइल मिथाइल एमीन। तो हम इसका नाम लिखेंगे इथाइल मिथाइल एमीन, ये है इसका सही नाम। इसका नाम कोई भी बच्चा मिथाइल इथाइल एमीन नहीं लिखेगा। ठीक है बेटे। अच्छा, एक और बात बताता हूँ आपको। देखो 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं NH से, और एक एल्काइल ग्रुप NH और दूसरा एल्काइल ग्रुप। ये जो बीच में NH ग्रुप होता है ना, इसे कहते हैं IMINO, इमिनो ग्रुप। क्या कहते हैं? इमिनो ग्रुप। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। जैसे ऊपर एमिनो याद रखा है, एमिनो। RNH2 का NH2 होता है एमिनो ग्रुप, और RNHR, देखो RNHR सेकेंडरी एमीन का जो NH ग्रुप होता है उसे कहते हैं इमिनो ग्रुप, IMINO। ध्यान रखेंगे सब। ठीक है बेटे। अच्छा, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। आप ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तीसरे नंबर पे हमें पढ़ना है बेटे तृतीयक एमीन। तृतीयक एमीन, या आप कह सकते हो टर्सरी एमीन, 3 डिग्री एमीन। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कितने एमीन जुड़ेंगे इसमें, कितने अल्काइल ग्रुप जुड़ेंगे? 3 अल्काइल ग्रुप। इनमें नाइट्रोजन परमाणु के साथ 3 एल्काइल या एराइल ग्रुप जुड़े होते हैं। ठीक है बेटे। 3 एल्काइल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैं कहूं आपको CH3 CH3 और CH3, 3 ले लिए CH3, और ये नाइट्रोजन से जुड़े हैं। अब तो नाइट्रोजन की संयोजकता पूरी हो चुकी है, इसलिए नाइट्रोजन के साथ H लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। कितने मिथाइल हैं? 3। तो इसका नाम हम लिखेंगे ट्राई मिथाइल
एमीन। क्या नाम लिखेंगे बेटे? ट्राई मिथाइल एमीन। अब यदि मैं आपको कह दूं कि मान लो ये नाइट्रोजन परमाणु है, एक तो जुड़ा है मिथाइल ग्रुप, एक जुड़ा है इथाइल ग्रुप और एक जुड़ा है फिनाइल ग्रुप, तो अब इसका नाम क्या दोगे? ये भी तो टर्सरी एमीन है, तृतीयक एमीन है, क्योंकि इससे भी तो 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं बेटे। तो इसका नाम आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दोगे। इथाइल, मिथाइल, फिनाइल। ई पहले आता है, MnO, P, M बाद में आता है और P सबसे बाद में। इथाइल, मिथाइल, फिनाइल। तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल, मिथाइल, फिनाइल एमीन। ठीक है, इथाइल, मिथाइल, फिनाइल एमीन। नंबर 4 होते हैं बेटे चतुष्क अमोनियम लवण, या आप कह सकते हो क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। चतुष्क का मतलब क्वाटरनरी, जिससे 4 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। कितने एल्काइल ग्रुप बेटे? 4। तो फिर तो लवण ही बनेगा। तो इसमें डेफिनेशन में आप लिख सकते हो कि इनमें नाइट्रोजन परमाणु से 4 एल्काइल या एराइल ग्रुप जुड़े होते हैं। ठीक है बेटे, 4 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे या एराइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, ध्यान से समझेंगे। मान लो मैं आपको कह दूं कि मेरे पास ये नाइट्रोजन एटम है, इधर भी CH3 जुड़ा है, इधर भी CH3 जुड़ा है, इधर भी CH3 जुड़ा है और इधर भी CH3 जुड़ा है। नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, पर यदि नाइट्रोजन पर आ जाए पॉजिटिव चार्ज तो इसका मतलब उसकी बाहरी कक्षा में रह जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन को 8 करने के लिए तो 4 बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी, इसलिए तो 4 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है। और इसके बाहर है Cl नेगेटिव। अमोनियम लवण होता है ना, जैसे NH4Cl होता है, इसी तरह NCH3 का होल 4Cl अमोनियम लवण जैसा ही है ये। ठीक है बेटे, इसे आप कह सकते हो टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। कितने मिथाइल हैं? 4 हैं, 4 को कहते हैं हम टेट्रा, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। इसका नाम हम लिख सकते हैं टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। ठीक है बेटे। अच्छा, एक बात बताता हूं आपको बहुत अच्छी, एक हेडिंग लिखते हैं, नोट हेडिंग लिखो। देखो, यदि कोई आपसे पूछता है ना, मान लो किसी ने आपसे पूछ लिया कि सम्मित एमीन का क्या मतलब है, सम्मित एमीन कह दो या सरल एमीन कह दो। मान लो किसी ने पूछा है सम्मित एमीन या सरल एमीन का क्या मतलब है, तो आपको क्या जवाब देना है बेटे? सम्मित या सरल एमीन का मतलब है जिस पर समान प्रकार के एल्काइल या एराइल, समझ रहे आप, एल्काइल या एराइल ग्रुप जुड़े होते हैं, बस उसे कहते हैं सम्मित एमीन, या आप कह सकते हो सरल एमीन। जैसे इसका एग्जांपल देता हूं, देखो, जैसे मैं कहूं कि CH3 NHCH3, बताओ दोनों एल्काइल ग्रुप एक जैसे नहीं है क्या? डाई मिथाइल एमीन ही तो कहते हो आप इसे।
ये एक सरल एमीन है या सममित सिमेट्रिक एमीन है या सिमेट्रिकल एमीन है। जैसे मैं कह दूं कि यहाँ C6H5 है, फिनाइल NH, और यहाँ भी C6H5 है। तो इस तरह के एग्जाम्पल होते हैं सममित या सरल एमीन के। कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। इसी तरीके से बेटे जैसे सममित एमीन का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है असममित या असममित को मिश्रित भी कहते हैं, मिश्रित एमीन। इसका क्या मतलब है? अब तो आपको समझ में आ गया होगा बेटे एकदम। असममित या मिश्रित एमीन का मतलब होता है जिस पर भिन्न भिन्न प्रकार के एल्काइल या एराइल ग्रुप जुड़े होते हैं। तो यदि अलग अलग तरह के एल्काइल या एराइल ग्रुप जुड़े हों किसी एमीन में, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो एमीन कैसा है, असममित या मिश्रित एमीन है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, देखो ध्यान से। जैसे मैं कह दूं कि इधर तो CH3 जुड़ा है और इधर जोड़ दिया हमने C2H5, तो क्या दोनों एल्काइल ग्रुप एक जैसे हैं? नहीं, अलग अलग हैं। अलग अलग हैं तो इसलिए हम ऐसे एमीन को असममित या मिश्रित एमीन भी कहते हैं। ठीक है बेटे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और दे सकता हूं, CH3NH और यहाँ जोड़ दिया फिनाइल ग्रुप। ठीक है। या फिर हम इस तरह कर सकते हैं कि यहाँ तो C2H5 है और यहाँ NH है और यहाँ है C3H7। तो ये एग्जाम्पल किसके हैं? असममित या मिश्रित एमीन के हैं। ठीक है बेटे। तो हमारा जो दूसरे तरह का वर्गीकरण है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये तो बीच में नोट में मैंने 2 पॉइंट आपको बता दिए, एग्जाम में कभी कभार पूछे जाते हैं, सममित एमीन और असममित एमीन। अब हम करेंगे एल्काइल या एराइल ग्रुप की प्रकृति के आधार पर। एल्काइल या एराइल ग्रुप माने होता है समूह, प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। तो इसके आधार पर वर्गीकरण हम कैसे करते हैं? एल्काइल या एराइल ग्रुप की प्रकृति के आधार पर हम वर्गीकरण कैसे करते हैं? किसका वर्गीकरण? एमीन का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। बेटे इसमें जो सबसे पहले हमें पढ़ना है वो पढ़ना है, कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्काइल एमीन। जरा ध्यान से समझते रहना, एल्काइल एमीन का मतलब क्या है। एल्काइल एमीन का मतलब है कि इनमें केवल एल्काइल ग्रुप होंगे, इनमें केवल R होते हैं। R का मतलब तो आप समझते हो, R का मतलब होता है एल्काइल और AR का मतलब क्या होता है बेटे? एराइल, यानी बेंजीन रिंग वाला ग्रुप। जैसे मैं आपको कह दूं कि मान लो हमारे पास कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH3NH2 है, मिथाइल एमीन, तो इसमें एल्काइल ग्रुप ही तो है। CH3 मिथाइल तो एक एल्काइल ग्रुप है। ठीक है बेटे। जैसे आप एक एग्जांपल और ले लो, CH3NH2H5। इस एग्जांपल को देखो, इसमें भी NH के लेफ्ट साइड में CH3 है मिथाइल, ये भी एक एल्काइल ग्रुप है, और राइट साइड में है C2H5 इथाइल, ये भी एक एल्काइल ग्रुप है। ठीक है बेटे। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो CH3NH CH3, इसमें देखो दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है, यानी कि एक प्रकार का एल्काइल ग्रुप है। यदि किसी एमीन में
केवल एल्काइल ग्रुप होते हैं, चाहे एक हो, चाहे दो हो, या फिर तीन भी हो, पर सारे एल्काइल ग्रुप ही हों, तो ऐसे एमीन को हम कहते हैं एल्काइल एमीन। क्या कहते हैं बेटे? एल्काइल एमीन। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर अगली बात करेंगे हम। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। नंबर 1 पे तो पढ़े बेटे हमने एल्काइल एमीन। नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे एराइल एमीन। एराइल एमीन नाम से ही पता चल गया होगा आपको। एराइल एमीन का मतलब क्या होता है? हम लिख सकते हैं इनमें केवल एराइल ग्रुप होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन एटम के साथ कौन से ग्रुप अटैच होंगे? एराइल ग्रुप अटैच होंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, तो जैसे मान लो ये बेंजीन रिंग है, यानी कि एराइल ग्रुप है, जिसे आप कहते हो C6H5, और इसके ऊपर जुड़ा है NH2। तो ये एक एराइल एमीन है। नाम तो इसका बताइए आपको, एनिलीन, ANILINE, एनिलीन। अच्छा बेटे, यदि आपके पास मान लो एक बेंजीन रिंग ये है, और यहाँ NH है, और यहाँ भी एक बेंजीन रिंग जुड़ा है, यानी कि दो फिनाइल ग्रुप जुड़े हैं, तो ये भी एक क्या है? एराइल एमीन है, क्योंकि इसमें भी दो ग्रुप भले ही हो, पर दोनों एराइल ग्रुप हैं, तो दो फिनाइल ग्रुप अटैच हैं, तो इसका नाम आप लिख सकते हो डाइफिनाइल एमीन। क्या लिख सकते हो? डाइफिनाइल एमीन। तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि एराइल एमीन उसे कहते हैं, उस एमीन को कहते हैं जिनमें केवल एराइल ग्रुप होते हैं। कौन से ग्रुप होते हैं? एराइल ग्रुप। अब आ जाते हैं नंबर 3 पर। ध्यान से देखना, एल्काइल, एल्काइल एमीन, इसका मतलब इनमें एल्काइल ग्रुप भी होंगे, और कौन से ग्रुप होंगे? एराइल ग्रुप भी होंगे। तो हम लिख सकते हैं इनमें एल्काइल व एराइल दोनों प्रकार के समूह या ग्रुप होते हैं। तो इनमें दोनों प्रकार के ग्रुप आपको मिलेंगे। कौन कौन से बेटे? एल्काइल ग्रुप भी मिलेंगे और एराइल भी मिलेंगे। देखो कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो आपके पास ये फिनाइल ग्रुप है, और ये जुड़ा हुआ है एल्काइल ग्रुप CH2 से और फिर NH2 से। तो इसमें एल्काइल ग्रुप भी है, एराइल ग्रुप भी है। इसका नाम होता है बेटे बेंजाइल एमीन। बेंजाइल एमीन, क्या नाम होता है? बेंजाइल एमीन। देखो इतना क्यों बेंजाइल ग्रुप कहते हैं ना इसे, तो बेंजाइल एमीन है। यदि मैं आपको कह दूं कि मान लो हमारे पास ये रिंग है, और इसके ऊपर CH2 है, बेंजाइल है, NH और CH3। देखो एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, एराइल ग्रुप है। तो इस तरह का कंपाउंड भी पूछा जाता है पेपर में। तो इसका नाम आप लिखोगे N मिथाइल बेंजाइल अमीन। भाई ये तो इतना बेंजाइल अमीन बताया था। N का मतलब नाइट्रोजन एटम पर जुड़ा हुआ है मिथाइल, तो इसे आप लिखोगे N, बड़ा N लिखते हैं, इस पे जुड़ा हुआ है मिथाइल, N मिथाइल बेंजाइल एमीन, ये है इसका नाम, N मिथाइल बेंजाइल एमीन। यानी कि नाइट्रोजन एटम पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये बेंजाइल एमीन है, N मिथाइल बेंजाइल एमीन। इस तरीके से होते हैं एल्काइल एमीन। ठीक है बेटे, चलो अगले स्टेप पे मूव करते हैं। अब थोड़ी सी बात करेंगे हम एमीन की संरचना के बारे में। एमीन की संरचना थोड़ा ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। स्ट्रक्चर ऑफ एमीन,
कभी कभार पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना इसके बारे में। देखो आपको एक बात पता होनी चाहिए, यदि मैं यहाँ अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाऊं तो अमोनिया ऐसा ही तो होता है, ऐसा होता है अमोनिया, और ये है एक लॉन पेयर। यदि मैं कह दूं कि इसके एक हाइड्रोजन एटम को हमने रिप्लेस किया है एल्काइल ग्रुप से, तो ये प्राइमरी अमीन ही तो बनेगा, क्योंकि एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, प्राइमरी अमीन ऐसा होता है। और यदि मैं सेकेंडरी अमीन की बात करूं तो सेकेंडरी अमीन में क्या होगा बेटे, सेकेंडरी अमीन में 2 एल्काइल ग्रुप होंगे, ठीक है। और यदि मैं टर्सरी अमीन की बात करूं तो टर्सरी अमीन में क्या होगा, 1 2 3, तीनों ही क्या होंगे, एल्काइल ग्रुप। ये हो गया हमारा टर्सरी अमीन, और ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो कुल मिला के बात ये है कि यदि आप नाइट्रोजन परमाणु के संकरण की बात करो तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 तो सिग्मा और एक लॉन पेयर, इसमें भी 3 सिग्मा एक लॉन पेयर, 3 सिग्मा एक लॉन पेयर। लॉन पेयर को कहते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो टोटल जो है 1 2 3 और 4 कक्षक संकरण की क्रिया में भाग ले रहे हैं, चाहे अमोनिया की बात करो, चाहे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी किसी भी अमीन की बात करो। कितने कक्षक हिस्सा ले रहे हैं, 4। तो 4 कक्षक में से एक कक्षक तो होगा एस का। एस का तो अधिकतम एक कक्षक ही हो सकता है, आपको पता है एस उपकोष में केवल एक कक्षक ही होता है, और 3 होंगे पी के। तो संकरण कौन सा होगा, संकरण होगा sp3। तो सबसे पहली बात तो हमें सीखने को मिली है कि जितने भी एमीन हैं, चाहे अमोनिया है या अमोनिया के से बनने वाले कोई सा भी एमीन, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी, इनमें बेटे नाइट्रोजन परमाणु का संकरण क्या होता है एमीन में, नाइट्रोजन परमाणु का संकरण लिखकर आना है सबसे पहले। नाइट्रोजन परमाणु का संकरण होता है बेटे, अभी बताया मैंने, sp3। कैसा होता है, sp3 संकरण। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब sp3 संकरण है तो आकृति तो चतुष्फलकीय होनी चाहिए, पर बेटे इसमें जो आकृति होती है ना एमीन की, वो चतुष्फलकीय नहीं होती है। जिस तरह अमोनिया की आकृति चतुष्फलकीय नहीं होती है, इसकी आकृति होती है बेटे पिरामिड के समान, जिसे आप कह सकते हो पिरामिडीय। अब सवाल ये खड़ा होता है, जब संकरण sp3 है तो आकृति चतुष्फलकीय होने की वजह पिरामिडीय क्यों है? इसका कारण आपने पढ़ा था जब आप 11th क्लास में थे और आप पढ़ रहे थे वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक है। संयोजकता युग्म इलेक्ट्रॉन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, जिसे वेस्पर थ्योरी भी कहते हैं। इसका कारण ये है बेटे कि यहाँ जो ऊपर लॉन पेयर रखा हुआ है ना, ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, आपको पता है इस बॉन्ड में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इस बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन होंगे 2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी। ये जो बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हें कहते हैं बॉन्ड पेयर या बंध युग्म। ये लॉन पेयर है या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो ये जो हमारा लॉन पेयर है वो इन तीनों बॉन्ड को प्रतिकर्षित करता है नीचे की ओर। क्या करता है, नीचे की ओर क्या करता है, प्रतिकर्षित, क्योंकि इस पे भी नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव नेगेटिव। तो ये जो 3 बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं ना नीचे, कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं बेटे, 3। ये 3 बॉन्ड प्रतिकर्षित होते हैं किसके द्वारा, ऊपर उपस्थित लॉन पेयर द्वारा। जैसे मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं कि ये 3 बॉन्ड कुछ इस तरीके से होते हैं, देखो ये 3 बॉन्ड ऐसे होते हैं बेटे, देख रहे आप, ये 3 बॉन्ड होते हैं ऐसे, और यहाँ रखा हुआ है लॉन पेयर ऊपर। क्या रखा हुआ है, लॉन पेयर रखा हुआ है ऊपर। तो क्या होगा कि वो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के जोड़े को भी नीचे की तरफ को धकेल देगा, इसे भी नीचे की तरफ को धकेल देगा, और इस वाले को भी नीचे की तरफ को धकेल देगा। तो कुल मिला के बात ये होगी कि इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। ये जो बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हें कहते हैं बॉन्ड पेयर, और ऊपर रखा हुआ है यहाँ लॉन पेयर। तो लॉन पेयर क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा इस वाले बॉन्ड को भी, इसे भी और इसे भी। जब प्रतिकर्षित करेगा तो ये बॉन्ड भी नीचे को झुक जाएगा, ये भी नीचे को झुक जाएगा, और ये भी। तो इस तरह एक पिरामिड जैसी स्ट्रक्चर हमारे सामने आएगी। देखो ये स्ट्रक्चर कैसी है, पिरामिड जैसी है ना।
तो ये पिरामिड जैसी स्ट्रक्चर हमारे सामने आती है बनकर। इसलिए हम कहते हैं कि अमोनिया हो या अमोनिया से बनने वाला कोई भी क्या हो, एमीन हो, उसकी संरचना कैसी होती है, पिरामिड जैसी होती है। कारण क्या है, ये लोन पेयर जो ऊपर रखा हुआ है ये प्रतिकर्षित करता है तीनों बॉन्ड्स को। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है आपको इसमें, कि जितने भी एलिफैटिक एमीन होते हैं, एलिफैटिक एमीन का मतलब समझ रहे, एल्काइल ग्रुप वाले एमीन, एल्काइल एमीन जिन्हें कहते हैं। तो एलिफैटिक एमीन में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है ना बेटे, बॉन्ड लेंथ, यानी कि देखो ये जो है कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड है, आर का मतलब एल्काइल ग्रुप जैसे CH3, तो कार्बन और नाइट्रोजन का ही तो बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन। यदि कोई एलिफैटिक एमीन है जिसे हम एल्काइल एमीन कहते हैं, तो उसमें कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड जो है उसकी लंबाई होती है 1.47 एंगस्ट्रॉम, 1.47 एंगस्ट्रॉम होती है। थोड़ा सा याद रख सकते हो तो रख लेना, कोई जरूरी नहीं है। बस समझने वाली बात यह है, क्या है समझने वाली बात, कि यदि कोई एरोमेटिक एमीन, जिसे हम कहते हैं एराइल एमीन, एरोमेटिक एमीन में कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड पूछता है कि कितना लंबा बॉन्ड है, तो एरोमेटिक एमीन में ये बॉन्ड हो जाता है 1.40 एंगस्ट्रॉम का। यानी एलिफैटिक एमीन का बॉन्ड लेंथ थोड़ा ज्यादा होता है और एरोमेटिक एमीन का बॉन्ड लेंथ होता है थोड़ा कम। अब सवाल ये आता है कि इसका कारण क्या है, इसका क्या कारण है। तो कारण को मैं यही समझा रहा, आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा कि एलिफैटिक एमीन में कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड लेंथ ज्यादा क्यों है और एरोमेटिक एमीन में कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड लेंथ कम क्यों है। इसका रीजन पता क्या है बेटे, इसका रीजन ये है कि क्या होता है कि मान लो आपके पास N और R, बाकी चाहे कुछ भी जुड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है, एल्काइल ग्रुप जुड़ा है N और यहाँ जुड़ा है बेंजीन रिंग, इस तरह का एराइल जभी तो बनेगा, एराइल ग्रुप जभी तो बनेगा। ये तो एलिफैटिक एमीन है, जैसे मैं आपको कह दूं कि मान लो यहाँ तो CH3 है और यहाँ क्या है, एराइल ग्रुप, ये एराइल एमीन है, ये एल्काइल एमीन है, या कह दो ये एलिफैटिक एमीन है और ये एरोमेटिक एमीन है। तो होता क्या है बेटे, आपको पता है कि जो एरोमेटिक रिंग होगा उसमें क्या होगा, अनुनाद होगा ना, अनुनाद। और जब अनुनाद होगा तो अनुनाद के कारण क्या होगा, ये तीनों जो बॉन्ड्स हैं, मैं बार बार आपको अनुनाद सिखाता हूँ, ये अंदर घूमेंगे इस तरीके से, और यहाँ भी एक डबल बॉन्ड का नेचर आएगा इसके अंदर भी, क्योंकि यहाँ संकरण sp2 है। एक कारण तो यह है कि sp2 संकरण है, अनुनाद होगा, sp2 संकरण के कारण ही तो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड थे, अनुनाद के कारण डबल बॉन्ड यहाँ घूमेगा। यदि आपको पता है कि 5 तरह की लगभग संरचनाएं यहाँ बनेगी, 3 से 5 तरह की, और उन संरचनाओं में आप जब अनुनादी संकर बनाओगे तो उसमें यहाँ डबल बॉन्ड इस तरह दिखाओगे कि हर जगह डबल बॉन्ड अपना अस्तित्व दिखा रहा है, और यहाँ भी डबल बॉन्ड का अस्तित्व दिखाओगे। तो वास्तविकता में जिसे हम यहाँ सिंगल बॉन्ड मान रहे हैं, बिल्कुल वो यहाँ सिंगल बॉन्ड नहीं है, उसमें डबल बॉन्ड का थोड़ा सा नेचर है। और जब डबल बॉन्ड का नेचर है तो आपको पता ही है डबल बॉन्ड की लंबाई तो सिंगल बॉन्ड से कम होती है, क्योंकि ओवरलैपिंग बढ़ जाती है। आपको पता है सिंगल बॉन्ड में अतिव्यापन या ओवरलैपिंग सबसे कम होता है, डबल बॉन्ड में उससे ज्यादा होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में उससे भी ज्यादा होता है। तो अनुनाद के कारण जब किसी हम एरोमेटिक एमीन की बात करते हैं, तो एरोमेटिक एमीन में अनुनाद के कारण क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन का जो ये बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड का नेचर आ जाता है कहीं ना कहीं। और जब डबल बॉन्ड का नेचर आएगा तो डबल बॉन्ड का लेंथ तो बेटे कम ही होता है सिंगल बॉन्ड से, ये बात तो आपको पता ही है। तो कारण में हम लिख सकते हैं, एक तो sp3 संकरण, सॉरी sp2 ही तो होगा उसमें जो बेंजीन रिंग होगी, कारण इसका sp2 संकरण है, और अनुनाद है
और डबल बॉन्ड की प्रकृति है। यानी डबल बॉन्ड का नेचर उसके अंदर आ जाता है कि इसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच, तो जो कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड है उसमें डबल बॉन्ड का नेचर आ जाता है। ठीक है बेटे, आप लिख सकते हो, इस बात को लिखना चाहते हो तो यहां लिख सकते हो कि जो आपका एरोमेटिक एमीन होता है ना, एरोमेटिक एमीन में CN बॉन्ड में डबल बॉन्ड की प्रकृति या नेचर अनुनाद के कारण आ जाती है। इसलिए इसकी लंबाई, किसकी, इस बॉन्ड की, CN बॉन्ड की, इससे तो कम होगी ना, कुछ घट जाती है, क्योंकि डबल बॉन्ड में अतिव्यापन ज्यादा होता है ना बेटे, ट्रिपल में उससे भी ज्यादा होता है। ठीक है बेटे। अच्छा, एक बात बताऊंगा, बहुत अच्छी ध्यान से समझो। यदि आपको बॉन्ड एंगल देखना है, या आप कह सकते हो बंध कोण, यदि आपको बंध कोण देखना है ना, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। सबसे छोटा बॉन्ड एंगल होता है अमोनिया का, अमोनिया से बड़ा बॉन्ड एंगल होता है प्राइमरी एमीन का, RNH2 का, और इससे भी बड़ा बॉन्ड एंगल होता है R2NH का, और इससे भी बड़ा एंगल होता है, ये सेकेंडरी अमीन है, टर्सरी हो जाएगा, R3N का। तो ध्यान रखना है, NH3 का बॉन्ड एंगल सबसे छोटा होता है, NH3, ये लिखा हुआ NH3, ये वाला बॉन्ड एंगल सबसे छोटा होगा, और ये बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सर ऐसा क्यों है, अमोनिया का बॉन्ड एंगल सबसे छोटा क्यों है, टर्सरी अमीन का बॉन्ड एंगल सबसे बड़ा क्यों है? कारण बताऊं क्या है बेटे? कारण ये है कि यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंपैरिजन करो आप, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का विद्युत ऋणात्मकताओं की तुलना करोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंपैरिजन करोगे, तो इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस तो काफी है, पर हाइड्रोजन कुछ हद तक मुकाबला करता है नाइट्रोजन का, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो आपका बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन की तरफ सरकता है, पक्की बात है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन की तरफ को सरकेगा, पर इस डिस्प्लेसमेंट और इस डिस्प्लेसमेंट का जब आप कंपैरिजन करोगे ना, यहाँ एल्काइल ग्रुप है, थोड़ा ध्यान से समझना क्या है एल्काइल ग्रुप। देखो जो मैं समझा रहा हूँ बच्चों का खेल नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान से समझियो जरा। R का मतलब एल्काइल ग्रुप, चाहे वो CH3 हो या C2H5 हो, और आपको पता है एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा नाइट्रोजन की तरफ। यदि आप हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का बॉन्ड देखोगे, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ भी होगा, आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन के जोड़े का विस्थापन नाइट्रोजन की तरफ होगा, पर यहाँ ज्यादा होगा क्योंकि इसका नेचर ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। और जब ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन के ज्यादा नजदीक आ जाएगा, और जब नाइट्रोजन के ज्यादा नजदीक आ जाएगा तो इस बॉन्ड पेयर और इस बॉन्ड पेयर के बीच का दूरी जो है वो घटेगा, बीच का दूरी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि यदि आवेशों के बीच की दूरी घटा दी जाए तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बढ़ जाता है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है नियम, पढ़ रखा है ना कूलाम का नियम, F=1/4πε0 K Q1 Q2/r²। वहां से हमें पता चलता है कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², कि बीच की दूरी कम होगी तो बल ज्यादा लगेगा,
और आपको पता है कि ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव नेगेटिव तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ये बॉन्ड पेयर सेंटर के जितने नजदीक पहुंचेगा ना, दूसरे बॉन्ड पेयर के भी उतने ही नजदीक पहुंचेगा। और यदि यहाँ के केस की बात करो तो ये पता है आपको कि रिलीजिंग नेचर है, रिलीजिंग नेचर है, इलेक्ट्रॉन त्यागने का, दूर भेजने का नेचर है। तो यहाँ बॉन्ड पेयर नाइट्रोजन के ज्यादा नजदीक, तो इनकी आपस में दूरी तो घट ही गई बेटे। जैसे मैं आपको कह दूं कि मान लो ये एक साइकिल का पहिया है और इस साइकिल के पहिए में ये लगे हुए हैं स्पोक। जरा ध्यान से देखना, ये क्या लगे हुए हैं? स्पोक लगे हुए हैं। तो हमारे बॉन्ड ऐसे ही हैं। यदि मैं इन दो स्पोक की बात करूं, इसकी और इसकी, यदि आपका दिमाग ठीक ठाक काम कर रहा है, इन दो स्पोक की बात कर रहे हैं हम साइकिल के पहिए के, तो यदि इलेक्ट्रॉन के जोड़े यहां रखे हुए हैं और यदि इलेक्ट्रॉन के जोड़े यहां रखे हुए हैं इस तरीके से, तो इलेक्ट्रॉन के जोड़े सेंटर से जितना दूर होंगे उनकी बीच की दूरी आपस में उतनी ही ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन के जोड़े सेंटर की तरफ को जितने जाएंगे उनकी बीच की दूरी भी तो उतनी ही घटेगी। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। तो ये बॉन्ड क्या स्पोक जैसे नहीं है? और यदि स्पोक जैसे हैं तो जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन की तरफ को जितना जाएगा, उन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की आपस में दूरी उतनी घटेगी या नहीं घटेगी? और बीच की दूरी घटेगी तो प्रतिकर्षण बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना प्रतिकर्षण। और जब प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो बॉन्ड खुलेगा या नहीं खुलेगा? बॉन्ड तो खुलेगा। फिर यदि मैं यूं कह दूं कि ये तीनों जो है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं, यदि ये दूर होते तो इनके बीच की दूरी भी ज्यादा होती, और यदि नाइट्रोजन के नजदीक हैं तो इनमें प्रतिकर्षण ज्यादा लगेगा, और प्रतिकर्षण ज्यादा लगेगा तो बॉन्ड खुलेगा, और बॉन्ड खुलेगा जब तो हम कह रहे कि जो टर्सरी अमीन है उसका बॉन्ड एंगल सबसे बड़ा होता है, अमोनिया का बॉन्ड एंगल क्या होता है? सबसे छोटा, क्योंकि इसमें ये जो बॉन्ड पेयर हैं नाइट्रोजन के ज्यादा नजदीक नहीं पहुंच पाते हैं, नाइट्रोजन से दूर रहते हैं, तो इनके बीच की दूरी भी क्या रहती है? ज्यादा। और बीच की दूरी ज्यादा रहेगी, दूरी ज्यादा रहेगी तो प्रतिकर्षण बल कम रहेगा, और प्रतिकर्षण बल कम रहेगा तो इसका मतलब बॉन्ड ज्यादा नहीं खुलेगा, बॉन्ड नहीं खुलेगा ज्यादा, इसलिए अमोनिया का बॉन्ड एंगल सबसे कम है। और यदि यहाँ बात करो कि ये बॉन्ड जो है क्या है? एल्काइल ग्रुप और नाइट्रोजन के बीच बना है। एल्काइल ग्रुप का नेचर रिलीजिंग नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेंगे, और नाइट्रोजन तो विद्युत ऋणात्मक है ही, इसकी आदत तो इलेक्ट्रॉन खींचने की है ही, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, और अपनी तरफ खींचेगा तो ये जो बॉन्ड पेयर है, बंध युग्म है इलेक्ट्रॉन्स का, वो नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा सरकेगा, यानी सेंटर की तरफ ज्यादा जाएगा। और यदि सेंटर की तरफ बॉन्ड पेयर ज्यादा जाएगा तो उनके बीच का जो दूरी है, ये दूरी, इस जोड़े और इस जोड़े की दूरी, इस जोड़े और इस जोड़े की दूरी घटेगी, और दूरी घटेगी तो माइनस और माइनस तो प्रतिकर्षित करते हैं, तो प्रतिकर्षण बढ़ेगा, और प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो बॉन्ड ये भी खुलेगा और ये भी खुलेगा और ये वाला भी खुलेगा। तीन तरह के बॉन्ड एंगल है इसमें, यहाँ इस जगह। तो बॉन्ड एंगल खुलेगा जब ही हम कह रहे हैं कि टर्सरी अमीन का बॉन्ड एंगल सबसे बड़ा होता है। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, ठीक है? स्क्रीनशॉट लो अच्छा जल्दी से, फिर अगली बात करेंगे हम। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, अब हम बात करेंगे एमीन्स के नामकरण की। एमीन्स का नामकरण, और नामकरण में हमें दो बातें सीखनी है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। क्या क्या सीखना है? सबसे पहले तो आपको सीखना है कि यदि हमें लिखना है सामान्य नाम, सामान्य नाम कह दो या साधारण नाम, तो साधारण नाम तो ऐसे लिखा जाएगा, एल्काइल एमीन, इस तरह तो लिखा जाएगा सामान्य नाम। और यदि IUPAC नाम लिखना है, IUPAC, तो इसे ऐसे लिखना है एल्केनामाइन। देखो एल्केनामाइन, यानी कि एल्केन और एमाइन, इन्हें जोड़ के लिखना है, एल्केन एमाइन, एल्केनामाइन। देखो प्रैक्टिस करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। नंबर 1,
यदि मैं आपको कह दूं कि हमारे पास CH3NH2 है और मैं कहूं कि CH3NH2 का सामान्य नाम लिखो, तो एल्काइल में एक कार्बन है, तो एक कार्बन है तो क्या कहेंगे? मिथाइल। एक कार्बन है तो क्या कहेंगे? मिथाइल। और एमीन तो लिखना ही है, तो इसका सामान्य नाम हुआ मिथाइल एमीन। क्या नाम हुआ बेटे? मिथाइल एमीन। अब बात आते हैं IUPAC, एल्केनामाइन। एक कार्बन वाला एल्केनामाइन, एल की जगह क्या आ जाएगा? मेथेनामाइन। ये हो गया इसका IUPAC नाम। सामान्य नाम मिथाइलएमीन और IUPAC नाम मिथेनामाइन। ठीक है बेटे। नंबर 2 देखो, चलो अच्छा, यदि मैं आपको कहूं कि CH3CH2NH2 इस तरह का कोई एमीन है, इसका सामान्य नाम भी बताना है और IUPAC। सामान्य नाम क्या होता है? एल्काइल एमीन। एल्काइल में कितने कार्बन? 2, तो एल्काइल की जगह हो जाएगा इथाइल एमीन। ये तो हो गया सामान्य नाम। IUPAC नाम होता है एल्केनामाइन। एल्क 2 कार्बन, एथ, तो वो मिथेनामाइन था, ये हो जाएगा इथेनामाइन। क्या हो जाएगा? इथेनामाइन। ठीक है बेटे। अच्छा चलो इसे देखो, ध्यान से देखियो। CH3CH2CH2NH2, देखियो ध्यान से। 3 कार्बन वाला एमीन है। नंबरिंग तो आप इधर से ही करोगे, 1 2 3। पहले सामान्य नाम लिख दो, इसका क्या है? एल्काइल एमीन। तो एल्काइल में 3 कार्बन। प्रोपाइल एमीन नहीं लिखना है, क्योंकि प्रोपाइल ग्रुप जो है नॉर्मल प्रोपाइल भी हो सकता है, आइसो प्रोपाइल भी हो सकता है। ये चीज मैंने यूनिट नंबर 10 में आपको सिखा दी थी, पहले वीडियो में, जिस दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करी थी क्लास 12th की। ठीक है बेटे। तो ये प्रोपाइल 2 तरह का हो सकता है, एक तो हो सकता है नॉर्मल प्रोपाइल और एक हो सकता है आइसो प्रोपाइल। तो ये सीधी श्रृंखला वाला है, तो नॉर्मल प्रोपाइल है, नॉर्मल प्रोपाइल एमीन। एल्काइल एमीन में एल्काइल की जगह आपको लिखना है नॉर्मल प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल एमीन। ठीक है बेटे। तो इसका सामान्य नाम है नॉर्मल प्रोपाइल एमीन। अब बात आती है कि इसका IUPAC नाम क्या है। देखो, एल्केनामाइन, प्रोपेनामाइन, 3 कार्बन है, प्रोपेनामाइन, प्रोपेन 1 एमाइन। देखो, प्रोपेन 1 एमाइन, 1 पे ही तो जुड़ा है NH2, पहले कार्बन पे ही तो जुड़ा है NH2, तो नाम हुआ प्रोपेन 1 एमाइन। बस इस चीज को ध्यान रखना है। देखो अच्छा, इस एग्जांपल से और अच्छा समझ में आएगा आपके। मान लो मैं कह दूं कि यहाँ CH3 है, यहाँ CH है, यहाँ CH3 है और ये जुड़ा हुआ है NH2। अब तो नंबरिंग आप इधर से कर लो या उधर से कर लो, एक ही बात है। बताओ, एल्काइल एमीन, एल्काइल में प्रोपाइल और प्रोपाइल में बीच में जुड़ा है, तो आइसो प्रोपाइल ही तो है ये तो नॉर्मल प्रोपाइल था, ये आइसो प्रोपाइल है, तो ये है आइसो प्रोपाइल एमीन। ये तो हुआ इसका सामान्य नाम, आइसो प्रोपाइल एमीन। ठीक है। और IUPAC नाम क्या होता है? एल्केनामाइन, ये है प्रोपेनामाइन। तो प्रोपेन 2 एमाइन दूसरे पे है, यहाँ 1 पे था, तो इसलिए इसका नाम होगा प्रोपेन 2 एमाइन। समझ रहे आप? वो था प्रोपेन 1 एमाइन। पहला नाम सामान्य नाम लिख रहे हैं और दूसरा लिख रहे हैं हम IUPAC नाम। ठीक है बेटे। चलो नंबर 5 पे आ जाते हैं। नंबर 5, मान लो ये तो CH3 है और ये है NH और इधर जुड़ा हुआ है CH2CH3। ये एक सेकेंडरी अमीन है, क्योंकि नाइट्रोजन से 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इसमें एक तरफ तो जुड़ा है मिथाइल और एक तरफ जुड़ा है इथाइल। तो मिथाइल इथाइल एमीन कहूं या इथाइल मिथाइल एमीन कहूं? ABCD के क्रम में चलना पड़ेगा सामान्य पद्धति में। इथाइल मिथाइल एमीन ज्यादा सही है, तो इसका नाम होगा इथाइल
मिथाइल एमीन, ये तो है इसका सामान्य नाम। अब बात आती है कि इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। देखो, इसे छोटे वाले कार्बन को तो साइड चेन मान लो और बड़े वाले कार्बन श्रृंखला को मान लो मुख्य श्रृंखला। देखो, ये जो है एल्केनामाइन में इथेनामाइन है, इतना हिस्सा है यहां से यहां तक का क्या है, इथेनामाइन। 2 कार्बन वाला एल्केनामाइन इथेनामाइन, और एन के पास जुड़ा है मिथाइल, तो हम लिखेंगे एन मिथाइल इथेनामाइन। क्या लिखेंगे, एन मिथाइल। एन का मतलब नाइट्रोजन परमाणु पर, छोटा एन नहीं लिखना, बड़ा लिखना है। नाइट्रोजन परमाणु पर जुड़ा है मिथाइल ग्रुप और इथेनामाइन। तो एन मिथाइल इथेनामाइन, एन मिथाइल इथेनामाइन, समझ रहे आप, एन मिथाइल इथेनामाइन। भाई एल्केनामाइन तो लिखना ही था, हमें एल्केनामाइन लिखना था, एल्केनामाइन में हमने इथेनामाइन लिख दिया। पर प्रॉब्लम ये आई कि इथेनामाइन के साथ नाइट्रोजन के साथ एक CH3 भी तो जुड़ा था, इसलिए हमने लिखा है एन। एन बड़ा, एन का मतलब नाइट्रोजन के साथ। चलो नंबर 6 पे एक स्टेप और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और समझ में आएगा आपके। ये तो है CH3, ये है नाइट्रोजन परमाणु, और नीचे भी यहाँ CH3 है और यहाँ भी CH3 है। ये 3 क्या हैं हमारे पास, मिथाइल ग्रुप है। सामान्य पद्धति में नाम होता है एल्काइल एमीन। कितने एल्काइल हैं, 3। तो सामान्य में तो नाम एकदम लिख देंगे हम, ट्राई मिथाइल एमीन। ये तो कोई दिक्कत हुई नहीं, ट्राई मिथाइल एमीन। अब बात करते हैं आईयूपीएसी की। तो इसमें से किसी एक को तो मुख्य मान लो आप, यानी मिथाइल एमीन है ये, ठीक है। या आईयूपीएसी में हम इसे कहेंगे एल्केनामाइन की जगह मीथेनामाइन। मीथेनामाइन है, पर मीथेनामाइन में नाइट्रोजन परमाणु पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, तो हम लिखेंगे एन एन डाई मिथाइल मीथेनामाइन। एक को तो, इसमें तो बड़े छोटी श्रृंखला की कोई बात ही नहीं है, इसमें तो तीनों बराबर ही है, एक एक कार्बन है, तो इसलिए कोई से एक पे तो हमने एल्केनामाइन बना दिया और 2 को बना दिया साइड चेन, एन एन डाई मिथाइल मीथेनामाइन। एन पर और एन पर, डाई माने 2 जुड़े हैं, मिथाइल ग्रुप, एन एन डाई मिथाइल और मीथेनामाइन। ठीक है बेटे, एन एन डाई मिथाइल मीथेनामाइन, ये हुआ इसका आईयूपीएसी नाम। अब आते हैं हम नंबर 7 पर, ध्यान से समझेंगे सब। मान लो मैं आपको कह दूं कि ये C2H5 है और ये है नाइट्रोजन, और यहाँ भी नीचे C2H5 जुड़ा हुआ है, ठीक है बेटे। और इधर जुड़े हुए हैं 4 कार्बन, 1 2 3 4। अब तो समझ में आ रहा होगा आपके, समझ में ये आ रहा होगा कि जो बड़े वाला श्रृंखला है उसे एमाइन की तरह ट्रीट करना है। नंबरिंग नाइट्रोजन की तरफ से दे दो, 1 2 3 4, ठीक है। पहले तो सामान्य नाम लिख लो इसका। सामान्य नाम कैसे होता है, एल्काइल एमीन। अब एल्काइल एमीन में जब आप देखोगे 4 कार्बन वाला ब्यूटाइल, और ये क्या है, इथाइल इथाइल। तो पहले ABCD में ब्यूटाइल आता है, B आता है, या इथाइल का E आता है, AB। तो ब्यूटाइल और डाई इथाइल एमीन, इसका नाम होगा ब्यूटाइल डाई इथाइल एमीन, ये होगा इसका सामान्य नाम। ब्यूटाइल है और डाई इथाइल है और एमीन है। पर बेटे कुछ बुक्स में इसका सामान्य नाम ऐसे लिखा है, एन एन डाई इथाइल ब्यूटाइल एमीन। कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा है, एन एन डाई इथाइल, 2 इथाइल हैं नाइट्रोजन से जुड़े हुए, एन एन डाई इथाइल, और इसे कहा है एल्काइल एमीन। ब्यूटाइल 4 कार्बन है इसलिए तो ब्यूटाइल कह रहे हैं, ब्यूटाइल एमीन, ब्यूटाइल एमीन। इस तरह भी लिखा गया है सामान्य नाम कुछ बुक्स में, चाहे आप वैसे लिख दो चाहे ऐसे, जैसे आपके कॉलेज में या ट्यूशन सेंटर में, कोचिंग सेंटर में या कॉलेज में जो भी सिखाया जाता है उसे सीख लेना। ये दोनों नाम लिखवाए जाते हैं इस तरीके से। और बेटे
अब बात करते हैं इसके आईयूपीएसी नाम की। तो आईयूपीएसी नाम तो सीधा है, जो सबसे बड़ी श्रृंखला है उसे तो आप मानोगे क्या, एल्केनामाइन यानी ब्यूटेनामाइन और एन एन डाई इथाइल है। आईयूपीएसी नाम होगा एन एन डाई इथाइल, 4 कार्बन वाला एल्केनामाइन ब्यूटेनामाइन, क्या होगा, ब्यूटेनामाइन। ठीक है बेटे, एन एन डाई इथाइल ब्यूटेनामाइन। और नंबरिंग में आप दे दो ब्यूटेन 1 एमाइन लिखोगे तो ज्यादा सही रहेगा। हाँ, ब्यूटेन 1 एमाइन कर लो इसे, ब्यूटेन एमाइन ना करके आप इसे कर लो ब्यूटेन 1 एमाइन, ब्यूटेन 1 एमाइन। ठीक है, क्यों, क्योंकि ब्यूटेन में तो 2 पे भी जुड़ सकता है, 1 पे भी जुड़ सकता है, 2 पे भी, इसलिए हमने बता दिया 1 पे जुड़ा है एमाइन। ठीक है बेटे, अब आ जाते हैं नंबर 8 पर, ध्यान से देखेंगे। NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, डबल सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और फिर मुख्य क्रियात्मक समूह। नंबरिंग तो इधर से ही करोगे जब आईयूपीएसी नाम लिखना होगा। पहले तो लिखते हैं इसका सामान्य नाम, इसका सामान्य नाम क्या होगा। देखो आपको पता है डबल सिंगल और फिर मुख्य क्रियात्मक समूह ये कौन सा है, एलाइल ग्रुप है, तो इसे आप एलाइल एमीन कह सकते हो, ALLYL, एलाइल एमीन। तो इसका हो गया सामान्य नाम। देखो एल्काइल एमीन, एल्काइल की जगह हमने क्या लगा दिया, एलाइल। पर जब आईयूपीएसी की बात आती है तो ये 3 कार्बन वाला एमीन है, यानी प्रोपेनामाइन है, प्रोपेनामाइन है 3 कार्बन वाला। देखो तो हम लिखेंगे प्रोप, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है 2 इन, और पहले नंबर पे है NH2 1 एमाइन। ये होगा नाम इसका आईयूपीएसी में। प्रोपेनामाइन नहीं लिखना है, प्रोप 2 इन यानी दूसरे पे डबल बॉन्ड और 1 पे एमिनो ग्रुप एमाइन। ठीक है बेटे, चलो नंबर 9 को देखते हैं क्या है। नंबर 9 है NH2 और बीच में लिखा है CH2 का होल 6 और फिर NH2 है। इसका मतलब समझ रहे हो आप, इसका मतलब है NH2 होल 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 और फिर NH2 है। अब नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6, आईयूपीएसी के लिए करते हैं हम नंबरिंग। होल 6 लिख दिया, इसका मतलब 6 CH2 है। ठीक है, तो ये जो है 6 मिथाइलिन है, डाइअमीन है। देखो हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन पढ़ाया था ना जब हम पढ़ रहे थे उपसह संयोजक यौगिक, लिगेंड्स, लिगेंड्स पढ़ रहे थे। ये एक द्विदंतुक लिगेंड है, डाइडेंटेट लिगेंड। हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन है बेटे, द्विदंतुक लिगेंड है। और यदि हम बात करें आईयूपीएसी नाम की, तो ये 6 कार्बन वाला एमीन है, हेक्सेनामाइन। हेक्सेनामाइन है तो हेक्सेन पहले और छठे पे, 1,6 डाइएमाइन, हेक्सेन 1,6 डाइएमाइन, हेक्सेनामाइन पहले और छठे पे है ना एमिनो ग्रुप। देखो पहले पे भी है NH2 और छठे पे भी NH2 है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करेंगे हम, कुछ प्रैक्टिस और करेंगे थोड़ी। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो बेटे थोड़ी सी प्रैक्टिस एरोमेटिक एमीन्स की भी कर लेते हैं। जैसे मान लो आपको दिया गया है बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के ऊपर दिया गया है NH2, तो इसका सामान्य नाम तो सबको पता है, क्या नाम है बेटे, एनिलीन है ना, एनिलीन।
इंक जो हम यूज करते हैं प्रिंटिंग के लिए या राइटिंग के लिए, एनिलीन इंक है। ठीक है, आईयूपीएसी में इसे आप एनिलीन ही कहते हो, एनिलीन। आईयूपीएसी में इसका नाम क्या होता है? एनिलीन। या फिर आप कह सकते हो आईयूपीएसी में इसे बेंजेनामाइन। क्या कह सकते हो? बेंजेनामाइन। ठीक है बेटे, यानी बेंजीन का एमाइन। नंबर 11, मान लो हमें दिया गया है एक इस तरह का बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के टॉप पे जोड़ रखा है NH2 और ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ रखा है CH3। तो इसे आप कह सकते हो ऑर्थोटोलुडीन। ऑर्थोटोलुडीन, ये इसका सामान्य नाम है, ऑर्थोटोलुडीन। ठीक है बेटे, और वैसे यदि आप करोगे तो 2 एमिनोटोलुइन है इसका नाम, 2 एमिनोटोलुइन, 2 एमिनोटोलुइन लिख सकते हो आप इसे। यदि आप इसे आईयूपीएसी में लिखना चाहते हो, 1-2 नंबरिंग होगी ना, तो आप इसे लिख सकते हो 2 एमिनोटोलुइन, ऐसे लिख सकते हो। अब आ जाते हैं नंबर 12 पर। मान लो ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के टॉप पे जुड़ा है NH2, यानी एनिलीन बन गया है, एनिलीन। और ऑर्थोमेटा पैरा पोजीशन पे है Br, ब्रोमो। तो पैरा ब्रोमो एनिलीन, इसका नाम होगा पैरा ब्रोमो एनिलीन। अब बात करते हैं आईयूपीएसी की। तो 4 ब्रोमो बेंजेनामाइन, भाई 1 2 3 4, 4 ब्रोमो बेंजेनामाइन, या तो इसे इस तरह लिखो, या फिर आप लिख सकते हो 4 ब्रोमो एनिलीन। क्या लिख सकते हो? 4 ब्रोमो एनिलीन। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से आपको आईयूपीएसी नाम आने चाहिए। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लो हमारे पास ये बेंजीन रिंग है इस तरह का, और ये नाइट्रोजन एटम है, 2 मिथाइल ग्रुप इसके ऊपर अटैच हैं। तो NN डाइमिथाइल एनिलीन इसका नाम होगा, सामान्य NN डाइमिथाइल एनिलीन, ये इसका सामान्य नाम होगा। यदि आपको लिखना है इसका आईयूपीएसी नाम, तो एनिलीन की जगह बेंजेनामाइन लिखना है बस, NN डाइमिथाइल बेंजेनामाइन। यहां लिख दो बेटे, NN डाइमिथाइल बेंजेनामाइन, बेंजीन वाला एमीन। ठीक है बेटे, अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपके समझ में आया होगा। हमने सीखा है एनिलीन का क्या मतलब होता है, एनिलीन का वर्गीकरण हम किस किस प्रकार से कर सकते हैं, और एनिलीन की संरचना कैसी होती है, और एनिलीन का सामान्य पद्धति में और आईयूपीएसी पद्धति में नाम किस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है बेटे, कल हम पढ़ेंगे एनिलीन बनाने की विधियां। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।